नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर गंगे। स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, हर हर महादेव। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में महाकुंभ से लेकर के देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात महाकुंभ की, क्योंकि आज शुभ संयोग है महाकुंभ, और साथ ही आज का दिन अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज संगम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनके सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। तो बड़ी खबर, महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की महाबैठक भी है और साथ ही अरेल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए कई बड़े बैठक में अहम फैसले भी लिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि आज आस्था की डुबकी भी पूरा जो मंत्रिमंडल है योगी कैबिनेट का वो लगाने वाला है। इस बैठक में देखिए 10 अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी सरकार के सभी मंत्री और नेता विधिवत पूजन करेंगे और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले 2019 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले में पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई। तो आज ये अहम बैठक होने वाली है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और आपको बता दें यूपी सरकार के सभी मंत्री और नेता होंगे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो ये बड़ा और अहम धार्मिक आयोजन है और यूपी के उस जिले में कैबिनेट बैठक के आयोजन का सिलसिला देखिए जारी है। 4 तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल आज प्रयागराज में जुटेगा। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद पूरा जो मंत्रिमंडल है वो कुंभ में गंगा में स्नान करेगा। और ये जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें कई तरीके के फैसले लिए जाएंगे, कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। 2019 में भी आपको याद होगा प्रयागराज कुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और तब की कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे का फैसला लिया गया था। दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ धाम में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी नवंबर 2023 में कैबिनेट की बैठक हुई थी। और देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, योगी कैबिनेट की बैठक में बताया जा रहा है 10 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की बात कही जा रही है। उसमें एक प्रस्ताव यूपी में धार्मिक क्षेत्र विकास करने से जुड़ा है। इसकी डिटेल चलिए आपको जो ग्राफिक्स है उसके जरिए बता देते हैं। तो योगी सरकार में अहम प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जहां 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव लिया गया है सरकार की तरफ से। वहीं प्रयागराज, वाराणसी के आसपास के जो तमाम जिले हैं उनको लेकर के ये जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। सभी को मिलाकर एक धार्मिक कॉरिडोर बनेगा। पूरा क्षेत्र जो है वो 22,000 किलोमीटर का होगा। विकास के लिए नया प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। धार्मिक महत्व के हिसाब से इसे विकसित किया जाएगा। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बताया जा रहा है करीब 2.5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। यानी ये समझिए कि प्रयागराज और वाराणसी के अलावा जो आसपास के धार्मिक जिले हैं उन सबको मिलाकर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो दूसरे राज्यों से आएंगे, दूसरे शहरों से आएंगे, वो एक ही कॉरिडोर के जरिए कनेक्ट होकर के सभी धार्मिक जगहों पर जाकर पूजा कर पाएंगे और 2.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये आपको बता दें तो ये तमाम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर बैठक होने वाली है, जहां पर उनके तमाम मंत्री उनके साथ रुकेंगे, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 2.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। लास्ट टाइम जिस तरीके की योजनाओं को यहाँ पर बैठक में मंजूरी दी गई थी, बैठक के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए जाएंगे और यही त्रिवेणी संगम, यही वो रास्ता है जहाँ से जाएंगे सभी मंत्री और यहीं पर रुकेंगे। और अब बात करते हैं महाकुंभ में पॉपुलर हुए आईआईटी बाबा की, जिनको लेकर के हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ के मेले में संगम किनारे हर कोई उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है, तो सोशल मीडिया पर कई उनके वीडियोस हैं जो कि वायरल हो रहे हैं। एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजी से मशहूर हुए आईआईटी बाबा के पास हालांकि अब मुसीबत ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अपने बयानों को लेकर मुसीबत में है आईआईटी बाबा। प्रियंका चतुर्वेदी ने आईआईटी बाबा की शिकायत की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने शिकायत की है, आईआईटी बाबा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। सोशल मीडिया पर योगी सरकार से अपील यहां पर की गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आईआईटी बाबा की कंप्लेन की और कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको दिखाते हैं ये पूरा विवाद दरअसल है क्या। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के। हाँ,
ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने। टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। हर्षा की तरह हूँ कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उस चीज़ को ना, कि मुझे गुरु बनाना है। शिवोहम वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, चूंकि सब कुछ मेरी चेतना में हो रहा है ना। आर यू गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, वो तो श्योर है। वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन? चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है वो उसी मोमेंट में हो और तेरे अंदर ही है। आईआईटी बॉम्बे से डिग्री, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कनाडा में लाखों का पैकेज छोड़ छाड़कर महाकुंभ में पहुंचे आईआईटी वाले ये बाबा आजकल सुर्खियों में है। एक शानदार लाइफ छोड़कर आईआईटी बाबा ने अध्यात्म की राह कैसे पकड़ ली, ये सोचकर लोग हैरान हैं। और इसी सस्पेंस ने आईआईटी बाबा को महाकुंभ में सेलिब्रिटी बना दिया। अध्यात्म को साइंस से रिलेट करते हुए आईआईटी बाबा के प्रवचन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लोग अभय सिंह को पहुंचा हुआ बाबा समझने लगे। खुद को हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट साबित करने के चक्कर में आईआईटी बाबा ने कई मौकों पर मानो मुसीबत मोल ले ली। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह कैसे वर्ल्ड वॉर से लेकर दिल्ली चुनाव तक हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो 3 बड़ी प्रेडिक्शंस आपके हिसाब से क्या हैं? वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन? चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब वैसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत तो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुपये नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया प्रेडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? किसके बारे में प्रेडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रेडिक्शन किए थे। मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से, तो मैं जिता दूंगा उसको। वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे आप? वो मेरी गारंटी है ना, वो मैं कैसे भी जिताऊं। तरह तरह के बयानों को लेकर एक ओर जहां सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं। कहते हैं ना, पॉपुलैरिटी मिलती है तो विवाद भी साथ आते हैं। यही आईआईटी बाबा के साथ भी हुआ, क्योंकि अब आईआईटी वाले बाबा के खिलाफ बड़ी शिकायत हुई है और उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देवी देवताओं पर कही गई बात को लेकर अभय सिंह अब निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने योगी सरकार से अभय सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को टैग करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले इस आईआईटी वाले बाबा ने खुद को भगवान विष्णु कहा और अब मां काली पर निंदात्मक टिप्पणी कर रहा है। कोई भी सनातनी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कि जूना अखाड़े ने भी इससे दूरी बना ली है। अभय सिंह पहले भी अपने कई बयानों में खुद की तुलना भगवान से कर चुके हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं। महादेव से बात करते हुए बोला हुई थी, महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तो सुना आपने, वायरल क्लिप में आईआईटी बाबा अभय सिंह दावा कर रहे हैं कि खुद भगवान शिव ने उनसे बात की है और उन्हें बताया कि वो तो भगवान विष्णु का अवतार है। इसी के साथ अभय सिंह ने कहा कि जब मैं सारी शक्तियां ले लूंगा तो फिर सुदर्शन चक्र से सभी को मार डालूंगा, और अगर सुदर्शन चक्र से बात नहीं बनी तो त्रिशूल से काम पूरा किया जाएगा। इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप यहाँ संगम नगरी से देख रहे हैं। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की टीम आरोपी को सैफ के घर लेकर पहुंची और एक बार फिर से रिक्रिएट किया सीन। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। सोमवार की देर रात पुलिस आरोपी को लेकर पहुंची। आरोपी के साथ पूरा क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट किया गया। आरोपी के साथ बताया जा रहा है 4 से 5 मिनट तक पुलिस वहीं पर मौजूद रही। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले की जांच करने वाले अधिकारी को भी बदल दिया गया है। जांच ऑफिसर सुदर्शन गायकवाड़ को हटा दिया गया है। अजय को इस पूरी जांच की जिम्मेदारी दी गई है ताकि सच सामने आ सके। केस के बीच में ही जांच अधिकारी को हटाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। सैफ अली
अली खान के हमले के मामले में रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है वो चोरी की नियत से सैफ के घर पहुंचा था, लेकिन उसे ये तब तक नहीं पता था कि सैफ घर में मौजूद है। जी हाँ, अब जो ये आरोपी बयान दे रहा है पुलिस के सामने, क्या उसमें सच्चाई है? क्या गलती से इसने अनजाने में सैफ अली खान पर हमला किया या फिर बात कुछ और है? इस रिपोर्ट में देखिए। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला क्यों हुआ था? क्या हमलावर ने अपने बचाव में किया था सैफ पर वार? या फिर कोई और है जो सैफ को पहुंचाना चाहता है नुकसान? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। सैफ अली खान अब अस्पताल से घर पहुंच चुके हैं। उनकी सेहत अब ठीक है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को लेकर टेंशन बढ़ गई है। पुलिस जांच के हर पहलू पर नजर रख रही है, हर तथ्य को खंगाला जा रहा है। मुंबई पुलिस सोमवार की देर रात फिर आरोपी को लेकर सैफ अली खान के घर पहुंची और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। ऐसी जानकारी है कि पुलिस की टीम आरोपी शरीफुल इस्लाम को लेकर सैफ के घर से कुछ दूर रुकी और करीब 4-5 मिनट वहां रहने के बाद आरोपी को थाने लेकर चली गई। इससे पहले सोमवार की सुबह भी 3 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। आरोपी को सैफ की सोसाइटी में ले जाया गया। शरीफुल को ठीक उसी तरह से एक बैकपैक भी पहनाया गया जैसा उसने घटना के समय पहना था। फोरेंसिक टीम ने 19 फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए। आरोपी बाथरूम की खिड़की से ही सैफ के घर में घुसा था और हमले के बाद यहीं से बाहर भी निकला। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अभी तक की जांच में पुलिस ने 3 बड़े खुलासे किए हैं। चोरी के इरादे से घर में घुसा था आरोपी। पाइप के सहारे 12वीं मंजिल पर चढ़ा था आरोपी। बाथरूम की खिड़की के रास्ते सैफ के फ्लैट में घुसा। शरीफुल ने कई घरों में घुसने की कोशिश की थी। डक्ट सील होने की वजह से दूसरे फ्लैट में नहीं घुस पाया। बिल्डिंग में सिर्फ सैफ अली खान का बैक डोर खुला था। आरोपी को नहीं पता था कि वो सैफ के घर में घुसा है। सुबह न्यूज देखकर आरोपी को पता चला। बिल्डिंग के मेन डोर का सीसीटीवी बंद था। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पॉलिटिकल दबाव भी है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। सैफ अली खान पर हमले की जांच करने वाले अधिकारी सुदर्शन गायकवाड़ को हटा दिया गया है। नए जांच अधिकारी अजय लिंगनूरकर को जिम्मा दिया गया। जांच अधिकारी क्यों बदला गया, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। जो भी हो, पुलिस हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के हमलावर को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। तो त्रिवेणी घाट पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु की यहाँ पर भारी भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सैफ अली खान से जुड़ी अपडेट की आपको बता रहे हैं। जैसे ही सैफ अली खान अस्पताल से बाहर आए, उनकी तबीयत ठीक हुई, उनके जो फैंस थे उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आए और सैफ अली खान ने भी हाथ उठाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि हमले के बाद से सिक्योरिटी को लेकर के सैफ का जो परिवार है पूरा, वो काफी अलर्ट मोड पर आ पहुंचा है। सैफ ने अपनी पुरानी सिक्योरिटी जो थी उन्हें हटा दिया गया है और अब सैफ और उनके परिवार की जो जिम्मेदारी है रोनित रॉय की जो सिक्योरिटी टीम है उनके हवाले दी गई है। ये सैफ के लाखों करोड़ों फैंस की दुआओं का असर है जो वो बिल्कुल ठीक है। रियल लाइफ का स्टार रियल लाइफ में असली हीरो की तरह नजर आया। अस्पताल से घर जाते वक्त सैफ का अंदाज देखने लायक था। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, आंखों पर चश्मा, छोटी छोटी नुकीली मूछें और फैंस को हाथ उठाकर और मुस्कुराकर थैंक्स बोलने का उनका अंदाज ये बताने के लिए काफी है कि जूनियर नवाब की फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है और लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। सैफ अली खान अब बिल्कुल ठीक है। बाएं हाथ पर अभी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो चाकू के घाव के जख्म है जो कुछ दिनों में भर जाएंगे। सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से अपने घर जाने में 15 मिनट का समय लगा। इस दौरान उनके चेहरे पर सुकून और मुस्कान देखने को मिली। सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। सैफ अली खान अब सदगुरु शरण अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे। यहीं पर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ था। फिलहाल सैफ का सामान फॉर्चून हाइट्स इमारत में शिफ्ट करवा दिया गया है। जानलेवा हमले के बाद सैफ अली खान ने अपनी सिक्योरिटी टीम बदल दी है। सैफ अली खान की सिक्योरिटी का जिम्मा अब एक्टर रोनित रॉय की एजेंसी उठाएगी। एक्टर रोनित रॉय को भी सैफ के मुंबई वाले घर पर स्पॉट किया गया।
रौनक की सिक्योरिटी फर्म अमिताभ, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स को सुरक्षा मुहैया कराती है। इसके अलावा सैफ और करीना के बांद्रा स्थित घर की भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। एक्टर के अपार्टमेंट की बालकनी में स्टील की ग्रिल लगाई जा रही है। इसके अलावा सैफ के फ्लोर पर एक्स्ट्रा सीसीटीवी भी फिट किया गया है। सैफ की टीम ने रौनक रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी पर भरोसा जताया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो सैफ की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ा। सैफ अली खान पटौदी खानदान के नवाब हैं। अपने शाही अंदाज और परिवार के कारण सुर्खियों में रहते हैं। परिवार में करीना कपूर खान और उनके बच्चे हैं। सैफ के परिवार को पब्लिक प्लेसेस और शूटिंग लोकेशंस पर सुरक्षा की जरूरत होती है। हमले के बाद सैफ की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। परिवार अब सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रौनक रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी को सैफ की सुरक्षा का जिम्मा मिला है। रौनक की टीम प्रशिक्षित सुरक्षा और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। विश्वसनीय सेवाओं के लिए जानी जाती है रौनक रॉय की टीम। सैफ पर हुए हमले के बाद परिवार का एहतियात बरतना लाजमी है। सैफ अब ठीक हैं, घर पर भी आ चुके हैं। अब बस एक ही सवाल सभी के जहन में है कि आखिर सैफ अली खान पर हुआ हमला महज इत्तेफाक था या फिर कोई और वजह। हालांकि ये तस्वीर भी अब जल्द ही साफ हो जाएगी। और यहाँ तो देखिए आस्था का मेला लगा हुआ है, लेकिन राजधानी दिल्ली में सियासी पारा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। अब देखिए जो चुनावी लड़ाई है उसमें एक तरफ पूर्वांचली वोटर मुद्दा रहे हैं। हाल में पूर्वांचली वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आई। जी आपको बता दें यहाँ पर पूर्वांचल वोटर्स को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी तो सामने है ही। पूर्वांचलियों के बाद राजधानी की चुनावी लड़ाई अब पंजाबियों पर भी आ गई है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा के बयान पर पंजाब में सीएम भगवंत मान का पलटवार देखने को मिला है। तो परवेश वर्मा के बयान पर सीएम मान का पलटवार, बीजेपी पर पंजाबियों के अपमान का आरोप लगाया है। की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। तो परवेश वर्मा द्वारा जो बयान दिया गया उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जरा भी देर नहीं लगाई पलटवार करने में। आपको बता दें उन्होंने क्या कहा, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर हर राज्य से लोग आते हैं। यहाँ पर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं और किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकती है। इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बीजेपी का बयान भी आपको सुनवाएंगे, जहां बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए इसे अपमानजनक कहा गया। ये पंजाब के नंबर की गाड़ियों को चिन्हित कर कह रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही है। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये मेरे और देश के हर पंजाबी के लिए बेहद अपमानजनक है। आपको बता दें अमित शाह जी अपना देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पा रहे हैं और ना ही दिल्ली को इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में आ रहे हैं। आपको उनसे दिक्कत नहीं है क्या? लेकिन पंजाब से दिल्ली आने वाले पंजाबियों को आप देश के लिए खतरा बोल रहे हैं। आपको पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए, ये भी कहा। इसके अलावा आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में चुनाव है, ऐसे में सियासत होनी देखिए लाजमी है। पूर्वांचलियों के बाद पंजाबी वोटर सत्ता के खेल को बिगाड़ने का मादा रखते हैं। अपने वोटर के जो संख्या है उसके हिसाब से ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि दिल्ली में पंजाबी पॉलिटिक्स के पीछे का वजह क्या है। दिल्ली में 22% पंजाबी वोटर्स बताए जा रहे हैं और साथ ही 22 में से 10% पंजाबी खत्री वोटर हैं। करीब 5% सिखों का भी वोट बैंक यहाँ राजधानी दिल्ली में है और 13 सीटें ऐसी हैं यहाँ जहाँ पंजाबी वोटर्स का सीधा सीधा जो प्रभाव है वो हर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, जिसमें राजौरी गार्डन पंजाबी बड़ी तादाद में वहाँ रहते हैं, तिलक नगर है, जनकपुरी है, मोती नगर है, राजेंद्र नगर है और साथ ही ग्रेटर कैलाश भी है। और साथ ही चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली में भी पंजाबी वोटर्स जो हैं वो अच्छे खासी तादाद में हैं। लोकसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी को पंजाबी वोट मिले हैं। तो 13 सीटों में से 11 पर आम आदमी पार्टी का हालांकि अभी कब्जा है और ऐसे में पूर्वांचलियों के बाद पंजाबी वोटर्स को अपनी तरफ साधने की कोशिश में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। और ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोस की, क्योंकि आज योगी कैबिनेट का स्नान है, इसलिए जो बोट से यहाँ से संगम की तरफ जाते हैं डुबकी लगाने के लिए वो आज बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन रोजाना जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में यहीं से अंदर संगम की ओर जाते हैं बोट्स के सहारे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो तस्वीरें हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं, लेकिन सूरत के जू से आई एक तस्वीर आपको भी रोमांचित कर देगी। यहाँ हिरण, शेर और भालू सभी हैं और इन्हें ठंड से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो आज आपको दिखाते हैं। बर्फबारी हो रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। क्या इंसान, क्या जानवर, सभी सर्दी के सितम से परेशान हैं।
सूरत के एक जू से आई तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ रोका है। हिरण के बच्चे जू में खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। उनके पीछे आग जलाई गई है ताकि उनके बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके। आग की वजह से वहाँ के तापमान को बढ़ाया गया है। अभी ठंड का जो मौसम है, ऐसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका से लेके कश्मीर में बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा है। इसी हिसाब से यहाँ भी हमारा सूरत का टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो रहा है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ जब हिरण के जो केजीज है उसको हिरण के लिए आग जलाई हुई है। हल्की हल्की धूप भी है। कुनकुनी धूप होने की वजह से मौसम में थोड़ी गर्मी है। देखिए, भालू भी धूप सेक रहा है। भालू की चहलकदमी को देखने के लिए वहाँ घूमने गए लोग उसे देख रहे हैं। तस्वीरें बहुत ही सुंदर हैं। धूप सेक रहे भालू को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई है। ये क्या, यहाँ तो शेर भी है। वाह, देखिए, जू में बने बाड़े में शेर भी बैठे हैं जो आराम से धूप का आनंद ले रहे हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक की भीड़ उमड़ी है। शेर का दीदार खुद में सबसे रोमांचित करने वाला पल होता है। ये देखिए, कहीं पक्षियों को दाना खिलाया जा रहा है। वाकई ये तस्वीरें लोगों के मन को मोह लेने वाली हैं। वाइल्ड लाइफ की दुनिया बहुत ही रोमांचित करने वाली होती है, लेकिन जिस तरह से इन जानवरों का ख्याल रखा जा रहा है वो वाकई तारीफ के काबिल है। लायन टाइगर जो है हिंसक एनिमल्स है, इसके अंदर हीटर की व्यवस्था की है और जो बर्ड्स है उसके अंदर हम बल्ब की व्यवस्था की है और उसके डाइट में हमने मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह भी इंक्लूड किया है, जिससे उनको इस ठंडी के मौसम में रक्षण मिल सके। सूरत के जू से आने वाली तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। सर्दी से जानवरों को बचाने के लिए यहाँ जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं।